अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देख यार, लो, उसमें वो ये कह रहा सही है नहीं कि होता कि जो फेब मार्च में जो पेपर आता है वो अपना मई जून वाले पेपर में वो वाले टॉपिक्स कम आते हैं। यार ये क्या नॉनसेंस हरकत है यार, मतलब क्या स्टूपिड क्वेश्चन है ये। मैं तो जाइनामेटिक्स से देखा था। गुड यार, फिर उसी से जाके देखो। देखा था ना कितना नंबर आए थे, बताओ जरा, पब्लिकली या रहने दो। मैंने नहीं देखा सर, मैंने नहीं देखा जाइनामेटिक्स। अच्छा। वो कह रहे कि कर्व की एक इक्वेशन है और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, k इज अ कांस्टेंट, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द कर्व एंड द लाइंस डू नॉट मीट। अगर याद हो तो हमने एक साइकोलॉजी चार्ट बनाया हुआ था इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो आपने करनी होती है वो है आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। ऑलरेडी जो है दोनों y के इक्वल हैं, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दो, तो वो बन जाएगा 5 - 3x प्लस 3x -2x² इक्वल टू kx +13 रीअरेंज कर लो, राइट साइड पे मूव कर दो सारा। 0 इज इक्वल टू 2x² प्लस kx -3x प्लस 8। ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है वो साइकोलॉजी चार्ट में दो ऑप्शंस आती हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें या फिर आप डिस्क्रिमिनेंट लगा दें। अगर क्वेश्चन आपके पास तीन वर्ड्स में से, तीन फ्रेज में से एक फ्रेज यूज करे जो उसने यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट लगाते हो। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट लगेगा। और कौन सा डिस्क्रिमिनेंट लगेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लाइंस डू नॉट मीट, तो b² -4ac लेस देन 0 वाला डिस्क्रिमिनेंट लगेगा। तो इस इक्वेशन में आपके पास a की क्या वैल्यू है, 2, b की क्या वैल्यू है आपके पास, k एंड -3, और c की क्या वैल्यू है आपके पास, +8। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, k - 3 होल स्क्वायर -4 × 2 × 8 लेस देन 0, तो k - 3 होल स्क्वायर -64 लेस देन 0। अच्छा, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा लो, अदरवाइज इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके सिंपल डायरेक्टली भी सॉल्व किया जा सकता है। ये कि k - 3 होल स्क्वायर +64, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो k - 3, एक आपके पास +8 की इक्वेशन आ जाएगी, एक आपके पास -8 के साथ इक्वेशन आ जाएगी। तो k की दो वैल्यूज बनेंगी, 11 एंड -5। अब जब आपके पास k की दो वैल्यूज बन गई, सिंस आप इनइक्वालिटी से स्टार्ट हुए थे, तो आपने अपना फाइनल आंसर भी जो है वो इनइक्वालिटी की फॉर्म में देना है। तो इनइक्वालिटी की फॉर्म के लिए आपको लेस देन 0 की इनइक्वालिटी चाहिए। तो ग्राफ ड्रॉ कर लें, अपनी दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो मार्क कर लें। दिस वन इज गोइंग टू बी 11, दिस वन इज गोइंग टू बी -5, और आपको लेस देन 0 की इनइक्वालिटी चाहिए, तो रीजन ये वाला शेड होगा। और हेंस आपकी इनइक्वालिटी क्या बनेगी, k लेस देन 11 एंड k ग्रेटर देन -5। इसमें कोई इशू है तो प्लीज बता दें। हाय फाइज, हाउ आर यू? जी दानिया, कोई काम। क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा। हारिस और हादी, आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया हुआ था, तो ये आंसर ठीक है, यही आया था। जी सर। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि आपने ग्रेडियंट ऑफ द कर्व फाइंड करना है पी के ऊपर। अब ग्रेडियंट ऑफ द कर्व के लिए आपने सबसे पहले डिफरेंशिएशन करनी होती है, तो आप अपनी इक्वेशन की डिफरेंशिएशन कर लें। डिफरेंशिएशन करने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होती। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है तो आपको डिनोमिनेटर वाली चीज़ को न्यूमरेटर में मूव करना पड़ेगा। चलो जी, y इज इक्वल टू 2x² -5 x पावर -1 +3। तो इसको डिफरेंशिएट कर लें, dy/dx इक्वल टू, ये 4x हो जाएगा, -5, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक सबट्रैक्ट कर दोगे, +0। ठीक है। सिंस वो आपसे ग्रेडियंट फाइंड करने का कह रहे हैं, तो आपने अपनी ग्रेडियंट की इक्वेशन में
सब्स्टिट्यूशन करनी है। डिफरेंशिएशन से आपके पास हमेशा ग्रेडियंट की इक्वेशन आती है। अब इसमें ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसने आपको कोऑर्डिनेट पी की इंडिकेशन दी हुई है। अब कोऑर्डिनेट पी के वैल्यूज भी उसने क्वेश्चन में बताई हुई है, विच इज 1 and 0। तो आप एक्स की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दें। 4 into 1 +5 into 1 power -2, ये बन जाएगा 9। तो आपके ग्रेडियंट की वैल्यू 9 आ गई। यही आंसर है। साथ साथ कंफर्म करते जाओ, अगर कोई गलत होगा तो मुझे बता देना। बी पार्ट में वो कह सही रहे है, थे सही है। आपने एम के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। गिव ईच कोऑर्डिनेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एम जो है वो आपके पास उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वो मिनिमम पॉइंट है। अब हमने पढ़ा था कि मिनिमम पॉइंट हो, मैक्सिमम पॉइंट हो, स्टेशनरी पॉइंट हो या टर्निंग पॉइंट हो, उन चारों चीजों के लिए आपने एक ही काम करना होता है, और वो एक ही काम क्या है कि dy/dx मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आपकी जो dy/dx की इक्वेशन है ये वाली, इसको इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर दें। तो 4x + 5 x⁻⁻2 इक्वल टू 0। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाएं। 5/x² इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को x² से मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपका डिनोमिनेटर जो है वो खत्म हो जाए। तो 4x³ हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। अब आप 5 को उधर मूव कर दें। -5/4, और एंड पे क्यूब रूट ले लें। अच्छा, क्वेश्चन ने आपको कहा हुआ है स्पेसिफिकली कि आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही देना है। तो इस केस में तो बिल्कुल भी आपके पास चांस नहीं है। अगर आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अलावा किसी और में लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है -1.077। जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये -1.08 बन जाएगा। बट सिंस अभी मैं अपना फाइनल आंसर नहीं लिख रहा, इसलिए मैं राउंड ऑफ नहीं करूंगा। अभी मैंने वाई की वैल्यू निकालनी है, उसने कोऑर्डिनेट पूरा मांगा हुआ है। तो उसने कहा कोऑर्डिनेट आपने निकालना है। तो अब कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे वाई की वैल्यू भी चाहिए। उसके लिए मुझे वाई की ओरिजिनल इक्वेशन चाहिए होगी, विच वॉज 2x² -5/x +3। तो इसमें आप वही कर सकते हैं कि अपने कैलकुलेटर से जो है वो डायरेक्टली इस x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके वहीं से आंसर निकाल लें y का। बट अगर आप स्पेशली सब्सटीट्यूट करके एग्जामिनर को दिखाना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। एग्जामिनर आपकी सब्सटीट्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि अलजेब्रा का कोई नंबर नहीं है। +3, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी y की वैल्यू आ रही है मेरे पास 9.962। अब जब मैं अपना फाइनल कोऑर्डिनेट लिखूंगा m का, तो मिनिमम वैल्यू 1.08 और y की वैल्यू 9.962। मेरे ख्याल में यही आंसर होना चाहिए। हादी एंड हारिस, यही आंसर करेक्ट। है। ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं कि आपने इसकी कंप्लीट एक्सपेंशन करनी है। अगर किसी को नहीं पता तो दोबारा सुन लें। आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमेशा 1 + द पावर होती है। तो अगर आपके पास पावर 4 है तो +1 कर दें, विच मीन्स आपके पास टोटल एक्सपेंशन में 5 टर्म्स आनी चाहिए। आर की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, एंड इट गोज ऑल द वे टू द मैक्सिमम पावर, विच इज ऑलवेज n। ठीक है। फॉर्मूला आपकी फॉर्मूला शीट में नहीं लिखा होगा, तो फॉर्मूला आपको खुद से याद करके जाना है। a + b⁻n इक्वल्स टू NCR a⁻n-r एंड b⁻r, ये आपका फॉर्मूला है। अब आप इसके अंदर r की वैल्यूज और n की वैल्यूज 1 बाय 1 सब्सटीट्यूट करते जाएं, तो आपके पास कंप्लीट एक्सपेंशन जो है वो आ जाएगी। आई डोंट थिंक इसकी वर्किंग रिक्वायर्ड है। अगर आप लोगों ने कर लिया हुआ है तो मुझे आंसर बता दें, मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, ये बहुत इजी है। r = 0 पहले सब्सटीट्यूट कर देंगे, फिर r = 1 कर देंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, विच इज टू मच वर्क एंड अननेसेसरी अमाउंट ऑफ वर्क। जी हारिस, अगर आपने टर्म्स निकाली थी बच्चा, तो मुझे टर्म्स बता दें कि क्या क्या बनती है। सर 16x⁻⁴ ठीक है। -96x⁻²।
ठीक है। प्लस 216 ठीक है। माइनस 216 एक्स रेज टू पावर -2 ठीक है। -81 एक्स रेज टू पावर -4। -81 रेज टू पावर माइनस। जी हादी भाई, आपका भी यही था? जी सर। और आप लोगों ने ये आंसर वेरीफाई किया मार्किंग सर स्कीम से? मार्किंग स्कीम मुझे नहीं हाँ जी, मिली। मार्किंग स्कीम से वेरीफाई कर दिया मैंने। तो ये सही आंसर? जी जी। ओके। ठीक है, ठीक। अच्छा, आपकी ये एक्सपेंशन हो गई, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन के बाद वो बी पार्ट में कह रहा है कि आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिटरमिन करना है। अगर अब आपको याद हो तो इसमें हम वो टेबल मेथड यूज करते हैं, क्योंकि हमें सारी टर्म्स नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनाना है। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे बनता है? अगर आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर से, तो आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म बन सकती है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। उसके बाद अगर आप पहले की एक्स वाली टर्म को दूसरे की एक्स वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें, तब आपके पास एक्स स्क्वायर बन सकता है। या फिर आप पहले वाले की एक्स स्क्वायर वाली टर्म को अगले वाले की कांस्टेंट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें, तब आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म बन सकती है। दीज आर दी ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और एक और पॉसिबिलिटी इस केस में तो एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो डिवीजन वाली है, बट विच इज वेरी लाइक अनकॉमन, वो कभी भी नहीं आई। तो पहले वाले एक्सप्रेशन में आपके पास कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है? +5। दूसरे एक्सप्रेशन की एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू इज -96 x², ठीक है। पहले वाले एक्सप्रेशन में एक्स वाली टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो 0। और दूसरे वाले टर्म में भी एक्स वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, तो 0। हेंस ये भी 0, ठीक है। उससे अगले वाले में आपके पास पहले वाले एक्सप्रेशन की एक्स स्क्वायर वाली टर्म सिंपल एक्स स्क्वायर ही है। दूसरे वाले की कांस्टेंट टर्म इज +216, जो हारिस ने बताई। तो यहां पर 216 कर दें। अब आप सारी कैलकुलेशन जो हैं वो करके फाइनल आंसर जो है वो अपना डिक्टेट कर लें। 96 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है, आई थिंक वो 480 हो जाएगा। 480 x²। और नीचे वाला जो है वो आपके पास 216 x² बनेगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि वो -480 है और वो 216 है। -480 +216, दैट विल एंड अप बिकमिंग -264 x²। अब क्वेश्चन जो है वो यहां पर आपसे सिर्फ कोएफिशिएंट की वैल्यू मांग रहा है। अगर आप इसको अपना फाइनल आंसर छोड़ दोगे तो यू विल लूज 1 मार्क, क्योंकि आप कह रहे हो कि हमारा कोएफिशिएंट x² है। वो गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो सिंपल -264 होना चाहिए, जो फाइनल आंसर कंसिडर होगा। जी दानियाल, फाइज क्या से बची? एनी क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। वो कह रहा है कि आपने पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि आपने सारी साइड्स की लेंथ निकाल के उसके अंदर ऐड करनी है। तो आपके पास ये जो शेडेड रीजन है, इसकी टोटल 4 साइड्स हैं। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता। ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। और आपको रेडियस भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आई थिंक आपकी ये वाली साइड जो है ये आर्क लेंथ है, विच इज S = r θ। r की वैल्यू इज गिवन एज 6, थीटा की वैल्यू इज गिवन एज 0.8। तो ये आपके पास 4.8 बन जाएगी। हेंस आपके पास आर्क लेंथ की वैल्यू आ गई, विच इज DC। बाकी जो दोनों साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, उनकी वैल्यूज गिवन है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इफ यू वांट टू यूज कोसाइन रूल, तो आप कोसाइन रूल यूज कर सकते हो। अगर आपको कोसाइन रूल यूज करने में इश्यू है और आप इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बना के सोका डोआ से किसी तरह करना चाहते हैं,
तो आप वो भी कर सकते हैं, मसला उसमें कोई नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कोसाइन रूल लगा देता हूं। तो कोसाइन रूल के अकॉर्डिंगली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपकी जो ट्राइंगल की साइड्स हैं, ये 6 और +4 10 हो जाएगी, दूसरी वाली भी 10 है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर -2 इंटू 10 इंटू 10, विच इज एंड कॉस 0.8। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें और एंड पे दोनों का स्क्वायर रूट कर दें। डू नॉट फॉरगेट कि ये रेडियंस में होना चाहिए। अगर किसी ने अगेन कर लिया हुआ है तो मुझे आंसर बता दे कि यहां से क्या है। यहां से मेरा आंसर आ रहा है 7 पॉइंट तो सेवन पॉइंट सेवन सेवन एट एट 7.788। वेरी गुड। अगेन हम अभी राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे, राउंडिंग ऑफ जो है वो हम बिल्कुल लास्ट स्टेप में करेंगे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। अब हमारा टोटल पेरीमीटर क्या बनता है, 4 + 4 जो साइडों वाली दोनों थी, प्लस 7.788 जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्स की वैल्यू आई थी, प्लस आर्क लेंथ की वैल्यू विच इज 4.8। इन सबको अब आप ऐड करके डायरेक्ट राउंडेड ऑफ वैल्यू लिख सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी 8 प्लस 7.788 प्लस 4.8। ये आपके पास बनेगा 20.588 विच इज 20.6 सेंटीमीटर और जो भी है। जी हारिस यही वैल्यू है। जी सर। फरजीन आपने किया था बेटा पेपर। दानियल कोई क्वेश्चन। नहीं नहीं सर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना जो है वो बहुत ही इजी है। शेडेड रीजन का हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, टोटल एरिया माइनस अनशेडेड रीजन। ठीक है, इस केस में जो टोटल है आपका वो ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका जो अनशेडेड है वो सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 AB sin थीटा यूज होता है, और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए 1/2 r² थीटा यूज होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारे पास बनेगा 1/2। ए की वैल्यू भी 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है, और साइन 0.8। एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये भी चीज याद रखिएगा कि जब भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं तो आप जो भी एडजेसेंट साइड्स यूज कर रहे हैं उनके दरमियान वाला एंगल जो है थीटा वो यूज होता है आपकी कैलकुलेशन में। माइनस अनशेडेड रीजन 1/2 r², थीटा की वैल्यू 0.8। दोबारा मत भूलिएगा कि आपका कैलकुलेटर जो है वो रेडियंस में होना चाहिए। दिस विल एंड अप बिकमिंग 50 साइन 0.8 -0.5 इंटू 36 इंटू 0.8। ये बना 21.467। तो हेंस आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना बनेगा, 21.5, अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखा करो, यूनिट नहीं लिखोगे तो मैं एक नंबर काट दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन में 5 कह रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म इज 5, सॉरी। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 5 है, दैट वुड मीन कि आपके पास ए की वैल्यू गिवन है एज 5, कॉमन डिफरेंस इज गिवन एज 6, व्हिच मींस डी की वैल्यू गिवन है 6। वो कह रहे हैं फॉर दिस प्रोग्रेशन फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट लाई बिटवीन 150 टू 400। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो चीज समझने वाली ये है कि आपकी जो टर्म्स आपने यूज करनी है, द टर्म इटसेल्फ शुड बी इन बिटवीन 150 एंड 400। ये अगेन मैं सिर्फ आपकी रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, कि आपकी जो टर्म की आउटपुट है वो 150 और 400 के दरमियान में होनी चाहिए। दैट मींस कि ये जो दो वैल्यूज दी हुई हैं ये एन की वैल्यूज नहीं है, ये इंस्टेड टी की वैल्यूज के लिए उन्होंने ब्लॉकेट लगाई हुई है कि टी की वैल्यूज के लिए आप ये यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास टी एन का क्या फॉर्मूला होता है, यूजुअली ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि आपने वो वाली सारी टर्म्स कंसिडर करनी है बिटवीन 150 एंड 400। नाउ अवर प्रॉब्लम इज कि हमें ये नहीं पता कि 150 से जो बड़ी टर्म है वो किस पोजीशन पर आएगी, ये हमें अंदाजा नहीं है।
और सिमिलरली हमें ये भी नहीं पता कि हमारी 400 की जो टर्म है वो किस पोजीशन पर अचीव हो रही है, वी डू नॉट हैव एनी ऑफ द आइडिया। तो हम पहले 150 और 400 को यूज करके उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस निकालेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि हमें कौन सी टर्म्स जो है वो यूज करनी है और कौन सी टर्म्स हमें यूज नहीं करनी। तो मैं पहले 150 यूज कर लेता हूँ। ए की वैल्यू इज गिवन एज 5, एन -1, डी की वैल्यू इज गिवन एज 6। तो 150 में से 5 माइनस कर दूंगा, इट विल एंड अप बिकमिंग 145। 145 डिवाइड बाय 6 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो 25.2 एन की वैल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा, अब इस एन की वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर आप 25th पोजीशन यूज करोगे तो 25th पोजीशन जो है आपकी वो 150 से छोटी होगी, और अगर आप 26th पोजीशन यूज करोगे तो वो 150 से बड़ी होगी। अब अगेन ये मैं आपके लिए सिर्फ नोट लिख रहा हूं, ये जरूरी नहीं है आपके लिखने के लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर आप T25 यूज करोगे तो वो लेस देन 150 आएगी, और अगर आप T26 यूज करोगे तो वो ग्रेटर देन 150 आएगी। ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली 400 के साथ भी हम यही करते हैं। 400 इक्वल्स टू 5 प्लस n-1 इंटू 6। यहां से दोबारा n की जरा वैल्यू निकाल लें। n की वैल्यू क्या आती है? 400 डिवाइडेड बाय, सॉरी, 400 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। अब ये आ गया 66.8। अब इस 66.8 का मतलब क्या है कि अगर आप पोजीशन नंबर यूज करोगे 66, अगर आप पोजीशन नंबर यूज करेंगे 66, तो उसकी वैल्यू लेस देन 400 होगी। और अगर आप पोजीशन यूज करेंगे 67, तो उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 400 होगी। ठीक है। अब जरा आप अपना क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपने कौन सी टर्म यूज करनी है और कौन सी टर्म यूज नहीं करनी। वो कह रहा था कि बिटवीन 150 एंड 400 रहनी चाहिए। ठीक है। सम निकालना है आपने, और सम के फॉर्मूला की भी एक खासियत ये होती है कि सम का जो फॉर्मूला है वो आप इसके अंदर एन की जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये स्टार्ट से लेकर उस पोजीशन तक सारी टर्म्स को ऐड कर देता है। ठीक है। इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि आप इसको कहीं भाई मुझे लास्ट 5 का सम बता दो या दरमियान वाली 5 का सम बता दो, ये उस पे ऑपरेट नहीं करता। ठीक है। तो आपको अगर कोई रिस्पेक्टिव वैल्यूज का सम निकालना होता है तो आप हमेशा दो डिफरेंट सम्स निकालते हो, और उन दो डिफरेंट सम्स को निकाल के आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अब इसमें हम एन की वैल्यू यूज करेंगे, एक 25 यूज करेंगे ताकि फर्स्ट 25 टर्म्स का सम, फिर 66 यूज करेंगे, दैट विल गिव अस फर्स्ट 66 टर्म्स का सम। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 25th टर्म जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगी, और हम तो चाहते ही ये थे कि हमारी जो भी टर्म्स हैं वो 150 से ग्रेटर वाली यूज हो, तो इसलिए लेस वाली सारी टर्म्स इस केस में एक्सक्लूड हो जाएंगी। ठीक है। तो हम पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ 25 टर्म्स, which is going to be 25 over 2. A is 5 plus n-1 into d। तो n की वैल्यू 25 थी, तो 25 माइनस 1 इंटू 6, ये हो गया। और फिर हम फाइंड करते हैं सम ऑफ 66 टर्म्स, विच इज गोइंग टू बी 66 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 66 माइनस 1 इंटू 6। और अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 25 टर्म्स का सम और 66 टर्म्स का सम आ जाएगा, और जो आपका रिक्वायर्ड सम है दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ बोथ। मुझे एक बंदा जो है वो इसके आंसर्स बता दे, दूसरा बंदा जो है वो अपने क्वेश्चंस पूछे, जिसका भी क्वेश्चन है प्लीज। जी, हादी भाई, दानियल भाई प्लीज। फरजीन 5।
वजी शाजी। मुझे आंसर्स बता दें, और प्लीज जिसने क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछे। किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछना। सर आपने T25 में जो राउंड ऑफ किया है वो 25.2 को, वो 25 पे क्यों किया, 26 क्यों नहीं सिलेक्ट किया? उसने कहा था कि आपने जो सम निकालना है वो बिटवीन निकालना है 150 और 400 का। ठीक है। बिटवीन का मतलब क्या है कि 150 से नीचे वाली टर्म्स आपकी एक्सक्लूड होनी हो जानी चाहिए। ऐसे ही है? अच्छा। तो इसलिए मैंने फिर जो 25 स्पेसिफिकली यूज किया है, उससे क्या होगा कि मैं 150 के बाहर बाहर वाली वैल्यूज का सम निकालूंगा। तो जब मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो जितनी वैल्यूज 150 से छोटी थी वो उन सब्ट्रैक्शन में निकल जाएंगी। ठीक है। कि अगर मैं 25 से बड़ी, फॉर एग्जाम्पल 26 ले लूं जो तुम कह रहे हो, तो उसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो 26 टर्म की वैल्यू मेरी 150 से बड़ी होनी थी। तो उस सब्ट्रैक्शन में वो वाली वैल्यू भी निकल जाएगी। तो वो मसला हो जाएगा। ठीक है। तो एक टर्म मेरी कम हो जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी एक टर्म कम हो। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं 25 पे। ये आ रहा है 1925। आंसर चेक कर लीजिएगा। हारे से क्वेश्चन किया था। जी सर, लेकिन मेरा आंसर गलत आया था। अच्छा, ये सही है। हाँ जी, ये सही है अब। 11,275। मेरी एन की वैल्यूज़ गलत आई थी, इसलिए सारा आंसर ही खराब हो गया। अच्छा अच्छा। अच्छा, बाय द वे, अगर आप चाहो तो आप 26 और 67 टर्म्स भी ले सकते हो। ठीक है। मतलब इन दोनों का सम निकाल के भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर 67 जो है वो 400 से बड़ी हो जाएगी, और जो आपकी 26 है वो आपकी 150 के अंदर आ जाएगी। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, तो आपने एक 150 से बड़ी वाली टर्म आपने एक्सक्लूड कर दी, और 400 से एक बड़ी वाली टर्म आपने यूज कर ली। तो ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फुलफिल ही नहीं कर रहा। जो आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है ना, उसके दरमियान में, दो टर्म्स के दरमियान में 6 का गैप है। ठीक है। तो अगर आप एक एक टर्म ऊपर वाली यूज करो या एक एक टर्म नीचे वाली यूज करो, आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली आप वो दरमियान वाली 6 का गैप आप ऐड कर रहे हो। ठीक है। आपका टर्म्स जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आप चाहो तो S26 और X67 लेके भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। आपका आंसर जो है वो गलत नहीं आता। हादी, आपने भी बेटा यही किया था, या आपका भी आंसर गलत था? सर मैंने ये नहीं किया था, ये क्वेश्चन नहीं अच्छा, किया था। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि रेडियस जो है वो सर्कल का उसने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है। वो कह रहा है कि एक्स जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो है, रेडियस का वाई भी ग्रेटर देन जीरो है। तो वो कह रहा है कि आपने लीस्ट डिस्टेंस फिगर आउट करना है एनी पॉइंट ऑन द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन सी एंड द एक्स एक्सिस इज 8 यूनिट। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि जो लीस्ट है पॉइंट, अब लीस्ट पॉइंट कौन सा होगा, डिस्टेंस उसका जो जितना एक्स एक्सिस के करीब है। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा करीब है एक्स एक्सिस के, तो इसका डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस से 8 यूनिट्स है। ठीक है। और वो कह रहे हैं कि वाई के करीब जितना भी पॉइंट है, उसका सबसे जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो 5 है। तो अब आप इसको यूज करते हुए मुझे आर और वाई के कोऑर्डिनेट्स बता दें सेंटर के इन टर्म्स ऑफ आर। अब देखो, जो मेरा 8 है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली आर, ये अभी सरकमफ्रेंस पे फिर रहा है। तो अगर मैं इसको सेंटर पर लेके जाना चाहता हूं, तो मैं इसके अंदर R+8 कर दूंगा, तो ये सेंटर पे चला जाएगा। सिमिलरली, अगर मैं यहां पर R ऐड कर दूंगा, तो ये R+5 करूंगा, तो ये दोबारा सेंटर पे चला जाएगा। विच मीन्स एक्स के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं R+5, और वाई के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं R+8। इसमें देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला, तो प्लीज पूछे। अच्छा, सर उल्टा उसके नहीं बाद वो लिख बी दिया। का, क्या चीज? नहीं नहीं, सही लिखा है। जानो, तो हॉरिजॉन्टल ये वाली एक्स, हॉरिजॉन्टल एक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वर्टिकल वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं।
पहले तो एक्स लिखना है ना तो पहले। मैंने पहले एक्स से लिखा है, r+5 x के कोऑर्डिनेट्स ही हैं। वो तो आर डिस्टेंस में प्लस लिखा है एट x। जो है भाई वो वो एक्स का r+8 जो है कोऑर्डिनेट नहीं। वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, ये वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, तो वर्टिकल डिस्टेंस ठीक है है ना। सर। अच्छा, बी पार्ट कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 15 यूनिट्स। आपने आर की वैल्यू निकालनी है, विच मींस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 15। मैंने 0 0 क्यों यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है बिटवीन ओरिजिन, और ओरिजिन तो 0 0 होता है। ठीक है। अब स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। अगर आप बड़े साइंटिस्ट हैं कि आपको ये कैंसिल करना आता है, तो प्लीज ये पेपर में कैंसिल मत करिएगा, एग्जामिनर ने अभी ये पढ़ा नहीं है, तो जब वो पढ़ लेगा तो उसके बाद वो कैंसिल कर सकते हैं आप। तो स्क्वायर रूट के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो ये 2 2 5 हो जाएगा। r+8 का होल स्क्वायर जो है वो उसको एक्सपैंड कर दें, r² +16r +64 +r² +10r +25। अब ये बन गया 2r² +26r प्लस, ये क्या बनता है, 64 +25 -2 to 5, ये बना -136 इक्वल्स टू 0। इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, तो आपके पास ए की और आर की दो वैल्यूज आ जाएंगी, शायद एक ही आएगी, पता नहीं, -136। आर की एक वैल्यू -17 आ रही है, एक 4 आ रही है, -17 और 4। और आई थिंक ये कॉमन सेंस है कि रेडियस जो है वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो r = 4 इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। जी, इसमें किसी को कोई मसला है तो प्लीज बता दें। सर एग्जाम में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी वर्किंग शो करना जरूरी होती है कैलकुलेटर से यार सीधा? ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दानियल 3 मार्क का जो है ना, इसमें उनका मेन पर्पस था कि ये देखना कि तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है और तुमने उसमें इक्वेशन ठीक बनाई है। तुम सोल्यूशन कैसे निकाल रहे हो, मतलब वो कंसर्न है उनका। तो सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ए बी और सी की वैल्यूज डाल के दिखा दो, सॉल्व शुरू नहीं करना, इतनी जगह भी नहीं हो पर सॉल्व कर सको। तो इक्वेशन तो में ए मैं बी सी वो लिखो। वैल्यूज डाल हाँ के हाँ कैलकुलेटर से कर लूंगा? हाँ, बाकी कैलकुलेट से कर दो, यस यस। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपका जो पॉइंट ऑन द सर्कल है दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, डिनोटेड बाय पी। आपने फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी। तो पहले तो मैं फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट जो है ओरिजिन से एक मार्क कर लेता हूं। ये आपका पॉइंट सबसे फारदेस्ट है जो मैंने अभी मार्क किया। हादी और हारिस, आपने ये क्वेश्चन किया था, ये वाला पार्ट, सी पार्ट। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये फारदेस्ट आपका पॉइंट है, इसके ऊपर आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, निकाल लेते हैं। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आपको टेक्निकली दो चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, और आपको दो चीजें क्या चाहिए होती हैं, एक तो आपको ग्रेडियंट चाहिए होता है अपनी टेंजेंट वाली लाइन का। ठीक है। दूसरा आपको जो है वो एक कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। आई थिंक उसने क्या मांगा, उसने सिर्फ ग्रेडियंट ही मांगा। ठीक है। तो आपको ग्रेडियंट निकालने के लिए इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, सेंटर की। सेंटर की वैल्यू लकीली हमें पता है क्योंकि हमने आर की वैल्यू 4 निकाल ली है। तो वी कैन इजीली क्लेम कि हमारा सेंटर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 9 और 12 है। ठीक है। लेकिन हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता, तो अब हम इसका कैसे निकालें ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। अच्छा, अब इस चीज में जो है वो बच्चे एक बात भूल गए कि आपकी जो ये लाइन है ये यूं चलती हुई आ रही है। ठीक है। और ये लाइन कौन सी बनती है, ग्रीन वाली, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का ये रूल होता है कि उसका ग्रेडियंट कभी भी चेंज नहीं होता। और स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट निकालने के लिए आप ये दो पॉइंट्स यूज करें, आप ये दो पॉइंट्स यूज करें, आप ये दो पॉइंट्स यूज करें, या आप कोई सा भी पॉइंट यूज करें दो पेयर में, उसका ग्रेडियंट हमेशा सेम आएगा। ठीक है। तो हमें इस ग्रीन लाइन का ग्रेडियंट निकालने के लिए
वी डू नॉट नेसेसरली नीड एक्स वाई, वी जस्ट नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेट जो हमें इस ग्रीन लाइन का ग्रेडियंट दे दे। क्योंकि जब इस ग्रीन लाइन का ग्रेडियंट मिल जाएगा तो हमारी एक और अंडरस्टैंडिंग है कि आपका रेडियस और आपका टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। वहां से उसको रेसिप्रोकेट करके टेंजेंट का ग्रेडियंट बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इस ग्रीन लाइन के ऊपर डू वी हैव टू कोऑर्डिनेट्स? यस, एक हमें दिया हुआ है आर विच इज 9 एंड 10, 9 एंड 12, और एक और हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम 0 0 यूज कर लेते हैं भाई। जब कुछ और नहीं दिया हुआ तो 0 0 यूज कर लेते हैं। तो आपकी स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या बनेगा? m1 लिखें। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट बना 12 - 0 ओवर 9 - 0 विच टर्न आउट टू बी 4/3। अब ये आपका ग्रेडियंट हो गया, पूरी लाइन का कहें, रेडियस का कहें, जिसका मर्जी कहें, ये आपकी अपनी मर्जी है। बट जब आपने टेंजेंट का ग्रेडियंट फाइंड करना है तो आपका ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकेट हो जाएगा, और आप साथ ब्रैकेट में लिखेंगे कि यू डिड m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, क्योंकि वो 90 डिग्री पे उसके साथ बन रहा था। जी भाई, कोई क्वेश्चन? नहीं, ओके। अच्छा, ए पार्ट आपको कह रहा है कि आपने इसको इक्वेशन को शो करना है। आप इक्वेशन की कोई सी भी एक साइड यूज कर लें और आपने दूसरी वाली साइड जो है वो उसको फॉर्मुलेट करना है। तो इसमें से आप देख लें कि आप कौन सी वाली साइड यूज करना चाहते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड यूज कर लूंगा, पता नहीं मुझे कोई खास शौक है लेफ्ट हैंड साइड यूज करने का, तो मैं वो यूज कर लूंगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो और राइट हैंड साइड में आप इसे कन्वर्ट करना है, तो राइट हैंड साइड पर tan इज नॉट अवेलेबल, विच मीन्स आपको सबसे पहले tan को खत्म करना है। अब tan को कैसे खत्म करते हैं? साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर करके, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। अब आप पहले तो एलसीएम ले लें, क्योंकि राइट हैंड साइड पे देखिए तो सिंगल फ्रैक्शन उन्होंने बनाई हुई है। जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3 sin² प्लस 5 sin² इंटू कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय होल कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर आप दोबारा राइट साइड को ऑब्जर्व करें तो राइट साइड में कॉस कहीं पर अवेलेबल नहीं है, विच मीन अब आपको कॉस को भी खत्म करना है। और कॉस स्क्वायर की देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी, दैट इज 1 - sin² थीटा। इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी नहीं है जो साइन स्क्वायर को खत्म कर दे A1 के लेवल पे। तो कॉस स्क्वायर की जगह सब्सटीट्यूट कर दें, 3 sin² थीटा प्लस 5 sin² थीटा इंटू 1 - sin² थीटा डिवाइडेड बाय 1 - sin² थीटा। ऊपर वाला कॉस और नीचे वाला कॉस दोनों सब्सटीट्यूट कर दिए। अब इसमें अच्छी बात यह हुई कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज डन। डिनोमिनेटर वही आ गया जो हमें चाहिए था, विच मीन अब न्यूमरेटर में सारी कैलकुलेशंस करनी है। तो जब आप 5 sin² को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 sin², 5 sin² और बाहर वाला 3 sin² दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 8 sin² थीटा। और जब आप 5 sin² को अगले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 5 sin4 थीटा डिवाइडेड बाय 1 - sin²थीटा। हेंस आपकी राइट हैंड साइड आ गई और आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। यही वो मांग रहा था और यही हमने कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में वो कह रहे जी कि अब आप ये वाला सोल्यूशन इसको सॉल्व कर दें। अब ऑब्वियसली ऊपर वाली जो सोल्यूशन थी हमारी, ये 8 sin² वाली, ये हम नीचे ले आएंगे और इसको नीचे लाके यूज करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपके पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ना हो। और जो उन्होंने दी हुई है उसके अंदर आपके पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं है। हाउएवर जो आपने ऊपर आइडेंटिटी प्रूव की थी ये वाली, उसमें आपके पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन रही थी। 1 - sin² थीटा इज इक्वल टू 9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 8 sin² थीटा -5 sin4 थीटा इक्वल टू 9 - 9 sin² थीटा। अब इसको रिजॉल्व कर लें तो -5 sin⁴ थीटा
प्लस 17 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने बाय अज्यूमिंग द लोअर पावर एज u एंड हेंस बिकमिंग द हाईएस्ट पावर एज u स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, -5u² प्लस 17u माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डाल दें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डालेंगे तो यहां से आपके पास दो आंसर्स निकलेंगे। एक आएगा आपके पास 2.744 और दूसरा आंसर आपके पास आएगा 0.655। ठीक है, 55 भी नहीं, 56 बन रहा है। अब एक और चीज आप याद रखिएगा कि आपने जो है u की जो वैल्यू निकाली है, वो u की वैल्यू आपने नहीं निकालनी थी, आपने साइन की वैल्यू निकालनी थी। तो अफेक्टिवली साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2.744 एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0.656। ठीक है, अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे, तो जब आप स्क्वायर रूट करेंगे पहले वाले का, आपके पास बनता है 2.744 विच इज साइन थीटा इक्वल्स टू 1.657 प्लस माइनस के साथ। और जब आप दूसरे वाले का करोगे आपके पास बनता है प्लस माइनस 0.81। ठीक है, या फिर 0.99 कर लें, दैट इज अप टू यू। अब अगर आप देखें तो आपने अब दोनों को साइन इनवर्स तो करना है। साइन इनवर्स जो है वो आप नहीं कर सकते। साइन इनवर्स क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले वाले केस में दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 और साइन की जो रेंज है वो लेस देन 1 होती है। तो यहां से आपके पास कोई आंसर नहीं निकलेगा, आपके पास राइट साइड से आंसर निकलेगा। आपने प्लस और माइनस साइन इग्नोर करने होते हैं। दे आर सिंपली देयर टू टेल यू कि कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करें, सेकंड यूज करें, थर्ड यूज करें और फोर्थ यूज करें, क्योंकि साइन पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट और सेकंड में होता है, नेगेटिव आपका थर्ड और फोर्थ में होता है। ठीक है, अब साइंस को आप कंप्लीटली इग्नोर कर दें, सिंपल साइन इनवर्स करें, तो आपके पास यहां से डिग्रीज में वैल्यू आती है साइन इनवर्स 0.809, 54.086। अब ये चारों क्वाड्रेंट्स आपने कंसिडर करने हैं, तो कंसिडर करने से पहले एक दफा डोमेन देख लें कि डोमेन आपको कहां तक गिवन है। 0 से 270 मींस कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट आर एक्सेसिबल, फोर्थ क्वाड्रेंट इज नॉट, विच वुड मीन कि आपकी ये वाली वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आप यूज करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू 180 माइनस आंसर होगी विच इज गोइंग टू बी 125.91। और थर्ड क्वाड्रेंट की जो आपकी वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी ये एक सेकंड चेक करिएगा, मैं जरा अभी तुक्का मार रहा हूँ, मुझे लग रहा है 234.085 होगी। ठीक है, और अगेन जब आप अपना फाइनल आंसर लिखोगे तो तीनों एंगल्स आप लिखेंगे और राउंडेड ऑफ फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 54.1 इज एंगल नंबर 1, 126 इज एंगल नंबर 2, 234 इज एंगल नंबर 3, हेंस आपका आंसर आ गया। अगर किसी ने किया हुआ था तो प्लीज चेक कर लें, चेक करके मुझे बता दें कि आंसर जो है वो आपके पास यही है। अगर कोई और आंसर है तो भी मुझे बता दें। मैं सर, जल्दी जल्दी में, एक सेकंड मैं जल्दी जल्दी में एक चीज बोल रहा था। हाँ बोलो। ये पूछना था कि मार्किंग स्कीम में 1 डेसिमल प्लेस पे लिखा एंगल हुआ है जो तो आंसर एंगल नंबर। एंगल आपने वन डेसिमल प्लेस तक
एंगल 1 अच्छा, डेसिमल प्लेस है। शुरू में लिखा भी हुआ है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन ओवर हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो प्लीज मुझसे पूछें, और अगर नहीं है तो बाकी का रिमेनिंग पास पेपर जो है वो हम कल खत्म करेंगे। प्लीज रिमेनिंग का पास पेपर एक दफा खत्म कर लीजिएगा, ताकि जब कल हम डिस्कशन करें तो आपके क्वेश्चंस भी आंसर हो सके। अगले वाले दोनों क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी गुड, और क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी गुड। ठीक है, बाकी दोनों नॉर्मल क्वेश्चन।